वालेकुम। अच्छा जी, वेलकम टू मेडनेक्सा। तो आज हम बेसिक करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द ब्लॉक 3। तो हमारे पास सबसे पहले जो मॉड्यूल 4 है उसमें हमारे पास जो है वो दो है, रेस्पिरेटरी है और सर्कुलेटरी। सीवीएस है तो सीवीएस में भी हमारे पास दो टॉपिक्स हैं मजीद, जिसमें हमारे पास सर्कुलेशन और हार्ट है। तो सर्कुलेशन और हार्ट को हम बेसिकली जो है वो साइड बाय साइड ही लेके चलेंगे, लेकिन फिलहाल जो हम अपना आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास है जी सर्कुलेशन का, जो चैप्टर नंबर 14 सर्कुलेशन चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम सर्कुलेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सर्कुलेशन में सबसे पहले हमारे पास इन्होंने यहाँ बात की हुई है कि फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना, इसमें तो चैप्टर का जनरल ओवरव्यू, इसमें इन्होंने बात की हुई है कि जो सर्कुलेशन है वो बेसिकली होते क्या है। तो सर्कुलेशन इज द फ्लो ऑफ ब्लड, और ये किस पर्पस के लिए होती है? टू सर्व द नीड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज, मतलब हमारे न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से अवे लेके जाने के लिए, हार्मोन्स को सप्लाई करने के लिए फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, or in general to maintain an appropriate environment in all the tissue fluids for the survival and optimal function of the cell। यानी कि हमारे जो सेल के ऑप्टिमल सर्वाइवल के लिए या ऑप्टिमल फंक्शन के लिए और उसके जो सर्वाइवल के लिए हमारे पास जो सर्कुलेशन है वो बहुत अहम है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया हुआ कि जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है वो कंट्रोल्ड होता है उनकी नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मेनली कंट्रोल होता है नीड फॉर न्यूट्रिएंट्स, कि टिश्यू में की नीड क्या न्यूट्रिएंट्स के लिए। इसके अलावा कार्डियक आउटपुट, हार्मोन्स और नर्वस कंट्रोल भी कंट्रोल करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में यही बताया हुआ कि आउटपुट होती है और आर्टीरियल प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब हम अपना जो है ना वो बेसिकली टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक में इन्होंने हमारे पास डिस्कस की हुई है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कुलेशन। अच्छा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो सर्कुलेशन है वो बेसिकली डिवाइड होती है दो में। एक होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो हमारी जनरल बॉडी पार्ट्स की होती है, और एक होती है हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन जो स्पेसिफिकली हमारे जो है वो लंग्स की होती है। अच्छा, अब जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वो हमारे पास सारे जो है वो बॉडी पार्ट्स की होती है, इसलिए इसको हम ग्रेटर सर्कुलेशन या पेरिफेरल सर्कुलेशन भी कहते हैं। तो ये वाली बात है कि बस याद रखने वाली है। उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा, अपना इसमें हम फिजियो का पैटर्न क्या रखेंगे, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। फिजियो के पैटर्न में ये होगा कि जो मैंने हम वैसे नोट्स कुछ बच्चे अलग से बनाना करते हैं, लेकिन मेरा ये होता है कि एंड में जब बच्चे ने रिवाइज करना होता है ना, तो आप बुक्स को अलग से खोल के नहीं देख सकते, नोट्स को अलग से खोल के नहीं देख सकते। तो मेरी प्रेफरेंस या मेरी स्ट्रेटेजी ये होती है कि हम जो नोट्स है ना वो अपनी बुक पे बनाएं। तो हम जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं जिसमें कोई मेजर बात होती है हम उसको हाईलाइट कर लेंगे, और मैंने वो सारे पॉइंट्स यहाँ हाईलाइट किए हुए हैं। और एट द एंड जब आपका जो है वो रिवीजन का टाइम होगा तो सिर्फ आप इसको एक दफा देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो मेमोराइज हो जाएगा और रिवाइज हो जाएगा सारा। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने फंक्शनल पार्ट्स ऑफ सर्कुलेशन की बात की हुई है कि उनके फंक्शंस क्या है। जो सर्कुलेशन के फंक्शनल पार्ट है, सबसे पहले उसमें हमारे पास आती है आर्टरीज, क्योंकि यूं होता है ना कि आर्टरी से जाता है आर्ट्रियोल्स में, देन कैपिलरीज में, कैपिलरीज से वेन्योल्स में, देन वेन, और फिर वेन जाके सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, वो खैर आगे की बात है, उसमें जाके फिर हो जाता है ड्रेन हो जाता है। लेकिन अब हमारे पास तो ये जो सारा सिस्टम है, अब जो है ना, तो उसको हम यूं पढ़ेंगे, मतलब तरतीब से हर हर पार्ट के फंक्शन पढ़ेंगे। उसमें हर पार्ट के फंक्शन में हमें सिर्फ दो पॉइंट्स याद रखने हैं, एक उसका फंक्शन याद रखना है और एक उसकी जो है वो उसकी स्ट्रक्चरल, उसके लिए क्या अडेप्टेशन है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आर्टरीज की बात की जाती है। फंक्शन ऑफ आर्टरीज क्या है कि वो ट्रांसपोर्ट ब्लड करती है अंडर हाई प्रेशर। अब जो अंडर हाई प्रेशर है ना, ये वाली बात याद रखने वाली है कि जो हमारे पास आर्टरीज है ना उनको हम प्रेशर रिजर्वायर भी कहते हैं। ब्लड रिजर्वायर तो हम अपनी वेन्स को कहते हैं, जो कि आप लोगों ने कॉमनली सुना होगा, लेकिन जो प्रेशर रिजर्वायर है वो हम स्पेसिफिकली आर्टरीज को कहते हैं, बिकॉज दे कैरी द ब्लड और ट्रांसपोर्ट द ब्लड अंडर हाई प्रेशर टू द टिश्यूज। और इस वजह से इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग वेस्कुलर वॉल्स होती है, बस यही बात। ऐसे उसके बाद हमारे पास क्या होती है, आर्टरीज डिवाइड इनटू आर्ट्रियोल्स दैट आर द स्मॉलेस्ट ब्रांचेस ऑफ द आर्टरीज। और ये हमारे पास क्या होती है, ये एज ए कंट्रोल कंडुइट्स के तौर पे एक्ट करती है। कंट्रोल कंडुइट्स क्या होते हैं? कंडुइट्स होते हैं, एक उर्दू में कहें तो नाली, यानी कि एक रास्ता, एक पैसेज प्रोवाइड करती है। कंट्रोल कंडुइट्स करते हैं थ्रू विच ब्लड इज रिलीज इनटू द कैपिलरीज, मतलब ये वेजोडाइलेट करके और वेजोकॉन्स्ट्रिक्ट करके हमारे जो है टिश्यू की रीड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक वहां ब्लड भेजते हैं। हम देखें ना, जैसे हमारे ऊपर भी इन्होंने बात की है फर्स्ट पैराग्राफ में कि किडनी है ना, उसकी जो ब्लड की नीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है उसकी एक्सक्रीशन वाले फंक्शन की वजह से। तो वहां अब लेकिन हमारे कुछ बॉडी ऑर्गन्स की कम होती है, जैसे ब्रेन में सिर्फ 14% ब्लड चाहिए। तो अब हम अगर हमारा जो सर्किट है वो सीरीज में कनेक्टेड होगा, तो सीरीज जो सीरीज सर्किट होता है इसमें तो सब बॉडी पार्ट्स को इक्वल जो है वो सेम अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिएगा। लेकिन हमारा जो ब्लड फ्लो है वो मेनली डिपेंड इस पर करता है कि टिश्यू की नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट फॉर द न्यूट्रिएंट्स क्या है। उसी बेस पे हम फिर हमारा अल्लाह ताला ने जो हमारा जो है वो
सर्कुलर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये पैरेलल है, ये पैरेलल अरेंज है, टिश्यू की नीड के मुताबिक वहाँ ब्लड जाता है। तो ये वाला फंक्शन आर्टरियोल्स करती है कि वो कैपिलरीज में के अंदर जब ब्लड एंटर हो रहा होता है एट द आर्ट्रियोलर एंड तो वैसोडाइलेट और वैसोकंस्ट्रिक्ट करके ब्लड की फ्लो को कंट्रोल करती हैं। और तो उसके बाद हमारे पास है जी आर्टरीज में, इस वजह से उनमें जो है वो स्ट्रॉन्ग वेस्कुलर वाल्स होती है। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास है जी कैपिलरीज। अब कैपिलरीज के फंक्शन हम सबको पता है कि वो एक्सचेंज करती हैं फ्लूइड्स को, न्यूट्रिएंट्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, हार्मोन्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बिटवीन द ब्लड एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने इनके अंदर जो है वो माइन्यूट कैपिलरी पोर्स रखे होते हैं, जो हमारे पास इन चीजों के लिए परमिएबल होते हैं, न्यूमरस होते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कैपिलरीज देन जो है वो वेन्यूल्स में होती है कन्वर्ट। वेन्यूल्स कलेक्ट करते हैं ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज, और इसी वजह से जो वेन्यूल्स होते हैं इनकी बहुत वेरी थिन वॉल्स होती हैं। ये आप बात एड कर सकते हैं, मतलब दो प्रॉपर्टीज सबकी हमें पता चलनी चाहिए। और फिर ये जो वेन्यूल्स हैं ये आगे कोएलिस कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं टू फॉर्म द लार्जर वेन्स। और वेन्स हमारे पास है कंडुइट्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेन्यूल्स बैक टू द हार्ट, मतलब वेन्यूल से हार्ट की तरफ बैक लेके जाएंगे वेन्स, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है मोस्टली। और इसमें हमारे पास ये जो है वो सर्व एज अ मेजर रेजर्वायर ऑफ ब्लड। मैंने वही कहा था कि जो हमारे पास आर्टरीज है वो प्रेशर रेजर्वायर है, और जो वेन्स है वो हमारे पास ब्लड रेजर्वायर है। और इसके अलावा ये इनमस्कुलर होती है, कि ये भी वेजो डायलेट और वेजो कंस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने हमारे पास ये वाला, हम जो डायग्राम है ये नेक्स्ट टॉपिक से रिलेट करते हैं, हम आगे बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, बेसिकली अब हमारे पास है कि कंट्रोलेबल रिजर्वायर ऑफ एक्स्ट्रा ब्लड को भी कंट्रोल करती हैं, जो कि हमारे पास स्मॉल हो सकता है, लार्ज अमाउंट के नीड ऑफ सर्कुलेशन है। फॉर एग्जांपल हमारे कार्डियक आउटपुट अगर बढ़ रही है, कार्डियक आउटपुट बढ़े तो उसका हमारे पास कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होगा कि हम जो ब्लड के अंदर है वो हार्ट के अंदर सॉरी ब्लड का फ्लो है वो कम रखे। तो उस केस में हमारे पास जो ब्लड रिजर्वायर के तौर पर, एक्स्ट्रा ब्लड रिजर्वायर के तौर पर जो एक्ट करेंगी वेन्स एक्ट करेंगी, ताकि आगे कार्डियक आउटपुट को हम नॉर्मल कर सकें, क्योंकि इससे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज द वॉल्यूम्स ऑफ ब्लड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेशन। डिफरेंट पार्ट ऑफ सर्कुलेशन में वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना कितना होता है। तो हमारे पास इसमें ओवरव्यू दिया हुआ है, इन्होंने इसका हम अंदाजा मेनली जो है वो पहले इस डायग्राम से लगा डायग्राम है, उसमें इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये देखो, ये हमारे पास सबसे पहले आयोटा से निकल रहा है हार्ट, आयोटा से हार्ट जो है वो ब्लड निकल रहा है, सॉरी आयोटा से ब्लड निकल रहा है। देन तो वो हमारे पास ब्लड है वो आर्टरीज में जाता है। आर्टरीज में हमारे पास 13% होता है टोटल। आर्टरीज से फिर हमारे पास जाता है जी आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज। आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज में जो हमारे पास जो है वो सम करने तो 7% टोटली ब्लड होता है। और उसके बाद हमारे पास टोटल जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड होता है ना, वो 84% होता है। और जो हमारे पास दूसरी पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है उसमें हमारे पास 9% होता है, और हार्ट में जो होता है वो 7% होता है। इसलिए 9 + 7 + 84 तो टोटल 100% होता है। तो ब्लड की जो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह की, सिस्टमिक सर्कुलेशन में 84%, अयोटा में सॉरी हार्ट में 7%, पल्मोनरी सर्कुलेशन में 9% ब्लड होता है। तो यूं हमारा ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। और इसके अलावा इन्होंने बताया हुआ वेन्स में, वेन्यूल्स में और वेनस साइनसेस में 64% होता है। अच्छा, अब ये वाली जो वैल्यूज है ये याद करने वाली हैं, तो ये आप खुद याद कर लीजिएगा वैसे। और इसके अलावा मैंने ये हाईलाइट भी की हुई है, जो हाईलाइटेड लाइन्स बस हम वही पढ़ लेते हैं कि जो 16% होता है वो अगर हम हार्ट एंड लंग्स में, क्योंकि हमारे पास हार्ट में 7%, लंग्स में 9%, तो टोटली 16% होता है। इसके अलावा जो 84% होता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में होता है। इसमें से हमारे पास 64% ब्लड का हिस्सा वेन्स में होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वेन्स आर द मेजर रिजर्वायर ऑफ द ब्लड। उसके बाद हमारे पास 13% आर्टरीज में होता है, और 7% हमारे पास आर्टरियोल्स और कैपिलरीज में होता है। और ये पल्मोनरी वेसल्स में वही 9% और हार्ट 7%, टोटल हमारे पास 16% बनता है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ये हमारे पास टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास टॉपिक है जी क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लड फ्लो। क्रॉस सेक्शनल एरिया की पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उनकी वेलोसिटीज को भी डिस्कस करेंगे। पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं। इसमें दरअसल हम जो है ना वो आयोटा का मतलब इसमें हम सिर्फ एक आर्टरी, जैसे इसमें लिखा है ना स्मॉल आर्टरीज, तो उनका हम टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब करेंगे। हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं स्मॉल आर्टरीज, हम उन सब के क्रॉस सेक्शनल एरिया को ऐड करके उनका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि वरना एक एक आर्टरी का अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर करें तो वो तो बहुत कम होगा। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपने रिमेंबर रखना है। अच्छा, अब ये ना बड़ा आसान सा, ये आपको लग तो बहुत ऐसे रहा होगा कि पता नहीं कितनी वैल्यूज हैं, हमने इधर भी वैल्यूज याद की हैं, मगर ये बड़ी मजे के है। आप खुद देख लेंगे जो हमारे पास अब जो मैंने ये कलर कोडिंग की है ना, ये कलर कोडिंग बेसिकली मैच करिए उस बात को उससे।
अच्छा देखिए, सबसे पहले आप देख लें कि अयोटा है ना, अयोटा में हमारे पास जो है ना वो कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.5, 2.5 अयोटा का टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। हालांकि अयोटा कितनी बड़ी लग रही होती है हमें, हालांकि और कैपिलरीज का आप देखें तो कैपिलरीज क्या है 2500, मतलब एग्जैक्टली अगर हम 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 2500 जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा हमारे पास। तो इसका मतलब है कि कैपिलरीज हमारी बॉडी का मेजर मेजर क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारी बॉडी का कवर कर रही होती है कैपिलरीज। तो आपने ये बात याद रखनी है। और ये इट इज द 1000 टाइम्स जो है वो मोर देन अयोटा। कैपिलरीज का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो 1000 टाइम्स मोर देन अयोटा है। इसका मतलब अयोटा का 1000 टाइम्स लेस देन कैपिलरीज है। तो मतलब अगर आप कैपिलरीज का याद कर लेते तो आप अयोटा का भी याद रख सकते हैं। उसके बाद अब हमने ये देखना है कि जो जनरल इन्होंने एक यहाँ रूल बताया हुआ है कि जो जनरल हमारे पास रिस्पेक्टिव आर्टरी और वेन या अयोटा और उसका वेना के बना तो इनमें 4 टाइम्स होता है। अगर अयोटा का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना तो जो वेन्स का और वीना केवा का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो उसके 4 टाइम्स होगा। मतलब 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 तो अप्रोक्सीमेटली 8 आंसर आएगा। तो मतलब हमारे पास 4 टाइम्स होगा। अगर हमारे पास अयोटा का है तो इसका मतलब वीना केवा का हमारे पास वो वीनी केवी दोनों का 8 होगा। इसका हमारे पास स्मॉल आर्टरीज का अगर 20 है तो उसका 4 टाइम्स स्मॉल वेन्स का कितना होगा 80 होगा। इसी तरह आर्ट्रियोल्स का 40 है तो अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स उसका वेन्यूल्स का क्या होगा 250 होगा। तो आप इस तरह यूं याद कर सकते हैं, ये आसानी से याद हो जाएगा। आप खुद करेंगे ना तो हो जाएगा। उसके बाद वही वाली बात इसमें की हुई है कि जो हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वेन्स है और मच लार्जर देन दोज ऑफ द आर्टरीज, जो एवरेजिंग अबाउट 4 टाइम्स देन दोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्टरी। इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग आर्टरी की 4 टाइम्स होते हैं। इसके अलावा इन्होंने हमें ये बताया है कि सेम वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो एफ मस्ट पास थ्रू ईच सेगमेंट ऑफ सर्कुलेशन ईच मिनट। अब इसमें क्या हमारे पास असल में हमारे पास ये क्यों कह रहे हैं कि जो सेम वॉल्यूम ऑफ द ब्लड फ्लो मस्ट पास थ्रू ईच सेगमेंट ऑफ द सर्कुलेशन ईच मिनट, बिकॉज आर्टरीज, arterioles, capillaries, venules and veins। अगर हम स्पेसिफिकली इन सेगमेंट्स को देखें तो ये सेगमेंट्स तरतीब से लगे होते हैं। आर्टरीज जो है वो सीरीज में लगे होते हैं। आर्टरीज डिवाइड हो रही है आर्टरियोल्स में, देन कैपिलरीज, देन वेन्यूल्स, देन वेन्स। तो ये सारे सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। इसलिए सेम वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो मस्ट पास थ्रू ईच सेगमेंट ऑफ द सर्कुलेशन ईच मिनट। सेम वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इसका मतलब जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे कम है उसमें वेलोसिटी ऑफ ब्लड सबसे ज्यादा होगी। तो 2.5 हमारे पास सबसे कम था तो इसमें वेलोसिटी ऑफ ब्लड सबसे ज्यादा होगी। तो वही हमारे पास v इज इक्वल्स टू एफ है। प्लस अंडर रेस्टिंग कंडीशन उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो अयोटा में होती है 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1/1000 टाइम्स, मतलब 1/1000 टाइम्स है एज रैपिड इन द कैपिलरीज। मतलब कैपिलरीज में जो है हमारे पास अगर इसको हम करें ना सेंटीमीटर में तो ये बनता है 0.033 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर हम कैपिलरीज में देखें तो 0.033 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वो 33 सेंटीमीटर पर सेकंड से 1000 टाइम्स लेस है। उसी तरह जिस तरह क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था वो कैपिलरीज का 1000 टाइम्स ज्यादा था, इस तरह उनकी जो स्पीड है वो 1000 टाइम्स लेस है। अच्छा अब 0.3 मिलीमीटर अगर स्पीड है, अगर हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास तो हमने पढ़ा है कि जो टिपिकल लेंथ होती है वो 0.3 टू 1 मिलीमीटर होती है जो है वो कैपिलरी की। तो इसका मतलब है कि अगर 0.3 हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है तो इसका मतलब है कि कैपिलरी से ब्लड कितनी देर वहां स्टे करेगा 1 to 3 सेकेंड्स। अगर 0.3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 मिलीमीटर जो है वो लेंथ बन जाती है, 1 मिलीमीटर बन जाता है। 1 मिलीमीटर हमारे पास क्या मतलब है 1 to 3 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात है कि इतने से सिर्फ 1 to 3 सेकंड्स में हमारे जो कैपिलरीज में है उसमें न्यू जो माइन्यूट पोर्स होता है उसमें हमारे पास वेस्ट का एक्सचेंज होता है और गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो बड़ी ये शॉकिंग बात है कि किस तरह खूबसूरती से अल्लाह ताला का बनाया हुआ मैकेनिज्म वर्क कर रहा है। उसके बाद हमारे पास है जी प्रेशर इन द वेरियस पोर्शंस ऑफ द सर्कुलेशन। अब प्रेशर की बात कर लें। प्रेशर इन द वेरियस पोर्शन ऑफ सर्कुलेशन में हमारे पास जो है ना यहाँ सबसे पहले इसको उन्होंने ऊपर भी हमारे पास ग्राफ बना के भी एक्सप्लेन किया। सबसे पहले उन्होंने बात की अयोटा की। अयोटा में अब बेसिकली अयोटा में जो हमारे पास जो होता है ना वो प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg और जो उसका डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो हमारे पास होता है 80 mmHg। रेस्टिंग कंडीशंस में नॉर्मली यही एक आइडियल होता है। ये अयोटा का ब्लड प्रेशर है, अयोटा का है। तो ये आपने याद रखना कि अयोटा का ये आर्टीरियल प्रेशर है, सॉरी। तो ये इसको हम इधर से भी देख लेते हैं। ये आप देखें, ये हमारे पास अयोटा है। अयोटा में जो ये फ्लक्चुएट हो रही है, ये जो 120 पे और ये सिस्टोलिक प्रेशर नजर आ रहा है,
80 पे जो हमारे पास नजर आ रहा है ये डायस्टोलिक प्रेशर है। इसको उन्होंने यहाँ भी दिखाया कि आयोटा में ये 80 टू 120 तक पीक राइज करी है, तो ये यहाँ से भी एक्सप्लेन हो। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हमारे पास इसके बाद इन्होंने हमारे पास बात की है राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट पे। जैसे वो सिस्टमिक, अब इसके बाद ब्लड जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करेगा। जैसे ही ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करेगा ना, तो इसका मतलब है उधर वहाँ हमारे पास प्रेशर जो है वो फॉल करना शुरू हो जाएगा अबाउट 0 mmHg में, मतलब इतना गिर जाता है। इसी का मतलब है कि हमारे पास जो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट है, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में अगर आपको पता है कि राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में हमारे पास आता है, मतलब पीछे से वेन से ब्लड आता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना के बाद से ब्लड ड्रेन होता है, तो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो 6/0 mmHg हो जाता है हमारे पास प्रेशर, मतलब इतना गिर जाता है इसमें राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। ये यहाँ हमारे पास ग्राफ में भी एक्सप्लेन किया हुआ है राइट एट्रियम में, कि इसमें राइट एट्रियम में हमारे पास देखें 6/0 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा है, इतना कम हो जाता है। तो सबसे कम आपको बेसिकली कैपिलरी वेन्स और उसके बाद राइट एट्रियम में ही सबसे कम नजर आएगा, क्योंकि वेन्स में वैसे ही ऑलरेडी इतना कम हो चुका था, तो राइट एट्रियम में ड्रेन करती है वेन्स, तो इस वजह से उधर भी कम होता है। उसके बाद हमारे पास है राइट एट्रियम के बाद हमारे पास ब्लड ने किस में जाना होता है, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल की इन्होंने वैल्यू नहीं लिखी हुई, बस बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, तो मैंने यहाँ सबकी कंसाइज करके लिख दिया ये राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में जो हमारे पास है ना, क्योंकि पंपिंग होती है। अच्छा, अब हमारे पास एक आपको बात क्लियर कर दूं, जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ना, सिस्टोलिक प्रेशर हमारे पास जो है वो क्या होता है, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन से जनरेटेड बाय द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, ये हमेशा बात याद रखनी है। तो जो हमारे पास वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होगी जो राइट वेंट्रिकल में आएगा, इसलिए सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर तो उतना ही है 0 to 3 mmHg, तब उतना ही है तकरीबन, लेकिन सिस्टोलिक प्रेशर इधर रेज कर गया, क्यों, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में भी ऐसा क्या हुआ, क्यों, क्योंकि वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हुई है, तो सिस्टोलिक प्रेशर इज जनरेटेड बाय वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। इसका मतलब है कि सिस्टोलिक प्रेशर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल का, वही हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होगा किसका, सॉरी राइट वेंट्रिकल का, सॉरी सॉरी, जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा राइट वेंट्रिकल का, वही हमारा होगा पल्मोनरी आर्टरी का। तो इसका मतलब है जो सिस्टोलिक प्रेशर राइट वेंट्रिकल का है, वही सिस्टोलिक प्रेशर हमारे पास किसका होगा, पल्मोनरी आर्टरी का। ये रहा, मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। पल्मोनरी आर्टरी सिस्टोलिक प्रेशर एवरेज अबाउट 25 mmHg, देखा वही सेम। तो मतलब अगर आपने इसका याद कर लिया और इसका याद रख लिया, मतलब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अगर आप अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लेंगे ना, तो आपको रटा मांड की वैल्यूज को जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी से बात क्लियर हो जाती है। मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो करिएटिव वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन से होता है, जो मतलब है इस राइट एट्रियम के बाद ब्लड ने पंप होकर किस में जाना है, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी का सिस्टोलिक प्रेशर वही होगा जो राइट वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट किया, तो जो 25 था तो इसका सिस्टोलिक प्रेशर भी 25 होगा। लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर, अब आप पूछेंगे डायस्टोलिक प्रेशर इसका क्यों 8 mmHg है, इसका तो 0 to 3 है। वही जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है ना, डायस्टोलिक प्रेशर कम्स करता है हम एक आर्टरी की उसके अपने इलास्टिक रिकॉइल से जनरेट होता है, ये कंट्रैक्शन पे नहीं डिपेंड करता, ये उसकी अपनी इलास्टिक रिकॉइल पे डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास इलास्टिक रिकॉइल उसकी अपना पल्मोनरी आर्टरी का है ना, वही उसका डायस्टोलिक प्रेशर होगा, तो 8 mmHg इस तरह आएगा। तो उसका अगर हम एवरेज लें या मीन पल्मोनरी लें कि अगर हम दोनों को लेके 2 पे डिवाइड कर दें तो वो 16 mmHg आ जाता है मीन। उसके बाद हमारे पास अब किसमें आ गया ब्लड, अब हमारे पास ब्लड आ जाता है जी राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से हमारे पास आ जाता है जी उसने लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास कितना है, फिर से जो है वो प्रेशर डिक्रीज कर गया, वो हो गया 8 to 3 mmHg, लेफ्ट एट्रियम में 8 to 3 mmHg है, क्योंकि वेन्स है ना तो ब्लड वहां के प्रेशर कम हो जाता है, पल्मोनरी वेन्स है, तो लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास 8 to 3 mmHg। अब लेफ्ट एट्रियम से उसने किस में आना है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में क्या होनी है, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होनी है, आपने याद रखना है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होगी, और लेफ्ट वेंट्रिकल हमें सबको पता है कि पावरफुल कंट्रैक्शन क्रिएट करता है। तो देखिए यहाँ वेंट्रिकुलर में कंट्रैक्शन में हमारे पास जो सिस्टोलिक प्रेशर जनरेट हो रहा है दैट इज 120, एंड मजे की बात यह है कि 120 ही जो हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर है, वही 120 सिस्टोलिक प्रेशर किसका है, आयोटा का है, और ब्लड ने लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद किस पे जाना होता है, आयोटा में। तो ये तो सेम वही बात होगी ना कि लेफ्ट जो राइट वेंट्रिकल से था पल्मोनरी आर्टरी में गया, तो दोनों का सिस्टोलिक प्रेशर सेम। चला लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो आयोटा में गया, तो दोनों का सिस्टोलिक प्रेशर सेम, दैट इज 120 mmHg। लेकिन क्योंकि हमारे पास वेंट्रिकल की कोई इलास्टिक रिकॉइल नहीं होती, तो वही 0 to 3 mmHg, उसका डायस्टोलिक प्रेशर कम होगा।
लेकिन अब आयोटा का डायस्टोलिक प्रेशर कैसे आता है, तो हम उस बात को क्लियर चुके हैं कि जो आयोटा का डायस्टोलिक प्रेशर है वो उसकी अपने इलास्टिक रिकॉइल से आता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है आयोटा का। उसके बाद हमारे पास है, यही इसमें बात थी इस पैराग्राफ में, बाकी आप सब कुछ रीड करेंगे तो समझ आ जाएगी इसमें। अच्छा, एक बात इसमें आपकी हुई है कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं हमारी किडनी में, उनका प्रेशर जो होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है। हालांकि कैपिलरीज में हम जो आप कैपिलरीज सॉरी कैपिलरीज का प्रेशर जो होता है वो हमारे पास 35 mmHg से 10 mmHg के दरमियान में होता है, क्योंकि ये ना मतलब ना ही बहुत ज्यादा होता है ना ही बहुत कम, वेन से ज्यादा होता है, आर्टरी से कम होता है, कैपिलरी सेंटर में होती है। तो इसमें जो हमारे पास 17 जो होता है ना वो हमारे पास मोस्ट वेस्कुलर बेड्स का जो है वो एवरेज होता है, कैपिलरी प्रेशर जो होता है 17 होता है, लेकिन जो ये कम होता है। लेकिन जब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का हम एक्सेप्शन है कि उसमें हमारे पास जो ये प्रेशर है वो कंसिडरेबली हायर हो जाता है, अबाउट 60 mmHg। और ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ हमारे पास हायर फ्लूइड फिल्ट्रेशन रेट होता है, इस वजह से वहाँ जो है वो हमारा हाई हो जाता है। उसके बाद ये वाला टॉपिक भी हमारे पास क्लियर हो गया। फिलहाल के लिए मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है ना इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।